एक फिल्म की कहानी का कुछ दृश्य या कहें कि कुछ कहानी का एक हिस्सा आपको सुनाता हूं। फिल्म थी नायक। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय। इन दिनों जोसेफ विजय चर्चा में है, सुर्खियों में है। इसे कहते हैं एक बड़ा और कड़ा फैसला। यानी ये सिर्फ घोषणा नहीं हुई, 717 दुकानों को चिन्हित कर लिया गया और उनको बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई, आदेश पारित कर दिया गया। वो दुनिया से, जो दुनिया में आम लोगों की सोच है, उससे कई गुना आगे सोचते हैं, बहुत आगे की सोचते हैं। एक फिल्म की कहानी का कुछ दृश्य या कहें कि कुछ कहानी का एक हिस्सा आपको सुनाता हूं। फिल्म थी नायक। एक दिन का मुख्यमंत्री और जो अभिनेता जिन्होंने मुख्यमंत्री, एक दिन के मुख्यमंत्री का रोल निभाया था, वो उस एक दिन के मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए जिस तरह के वो ताबड़तोड़ फैसले करते हैं, वो एक बड़े नायक बनकर उभरते हैं। और फिल्म का शीर्षक भी वही था, नायक। मुझे लगता है कि जो ये दो चार लाइनें मैंने बताई हैं, इतने से ही आपको याद आ गया होगा कि मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूं। फिल्म का नाम नायक ही था और अनिल कपूर फिल्म के अभिनेता थे। रानी मुखर्जी फिल्म की एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी, और फिल्म बहुत पसंद आई थी लोगों को। दरअसल राजनीति में जिस तरह के फैसले होते हैं या राजनीति में जिस तरह भ्रष्टाचार होता है, उन्हीं के बीच से कोई एक ऐसा नेता, एक लीडर निकल कर आता है जो अचानक से पूरे सिस्टम को बदलना चाहता है, करप्शन को खत्म करना चाहता है। यही इस फिल्म का मूल जो भाव है, उसकी भावना थी फिल्म में, यही थी। अनिल कपूर वही करते हैं, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है और ताबड़तोड़ फैसले करते हैं और उसके बाद समाज को बदलने का प्रयास करते हैं, पूरे सिस्टम को बदलते हैं। ठीक वैसी ही कहानी या उसी तरह से मिलती जुलती कहानी देखने को मिल रही है भारत के ही एक प्रदेश में। आज हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे और उसी मुख्यमंत्री के रोल को जो अनिल कपूर ने निभाया था, उसी मुख्यमंत्री की एक बात करेंगे कि आखिर कौन है वो मुख्यमंत्री जिनके फैसले की इन दिनों चर्चा पूरे देश में हो रही है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कात्यायन। जी बिहार झारखंड के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय। इन दिनों जोसेफ विजय चर्चा में है, सुर्खियों में है। और सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ महीनों में, या अगर हम कहें पिछले एक महीने में ही, जिस तरह से फैसले कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है देश के अन्य प्रदेशों के लिए। हालांकि वो फैसले धरातल पर कितना उतर पाएंगे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उसको कितना कारगर साबित कर पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जब मैंने एक फिल्म से तुलना की है, तो आपको बता दें कि ये एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये भी सच है कि सी जोसेफ विजय जो हैं, वो खुद एक बड़े एक्टर रहे हैं, बड़े स्टार रहे हैं। और फिल्मी दुनिया से उन्होंने राजनीति में कदम रखा और आज वो तमिलनाडु की राजनीति में सबसे बड़े लीडर के तौर पर उभरे हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं सी जोसेफ विजय। ये नाम जब लोगों की जुबान पर आया, तो लोगों को लगा कि एक फिल्मी दुनिया से आया हुआ स्टार क्या वाकई राजनीति में अच्छी भूमिका निभा पाएगा। लेकिन ये भी एक इत्तेफाक आप कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में जो कुछ प्रदेश हैं, कुछ प्रदेशों में वहां पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों का, बड़े स्टार्स का राजनीति में दबदबा रहा है। और इसके एक नहीं, कई उदाहरण हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो या फिर अन्य प्रदेश हो, वहां पर कर्नाटक हो। यहां पर फिल्म स्टार्स जो हैं, वो राजनीति में बहुत एक्टिव भी रहते हैं और कामयाब भी होते हैं। और जाहिर तौर पर उन्हीं में से सी जोसेफ विजय हैं। मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरू में कुछ दिनों तक लगा कि शायद वो अभी एक नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। अब भी उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका अंदाज जो है, वो एक स्टारडम वाला अंदाज है। लेकिन देखते ही देखते सी जोसेफ विजय जब फैसले करना शुरू करते हैं, तो फिर लोग चौंक जाते हैं। समाज के बीच किस तरह से बदलाव किया जा सकता है, सामाजिक बदलाव के साथ साथ सिस्टम में क्या सुधार किए जा सकते हैं, इस पर वो लगातार फोकस कर रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं। मैं उनके कुछ फैसलों की एक पूरी फहरिस्त लेकर बैठा हूं इस वक्त, और वो लिस्ट वो जब आपको बताऊंगा तो आप भी सोचेंगे कि नहीं, वाकई ये जो फैसले कर रहे हैं। क्योंकि आजकल राजनीति में एक बड़ा चलन है मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का, जिनको हम लोग रेवड़ी कहते हैं, फ्रीबीज कहते हैं, उनको लोग मुफ्त की रेवड़ियां बांटना कहते हैं। तो रेवड़ियां बांटने का इस वक्त क्रेज चल रहा है नेताओं के बीच की कौन पार्टी सबसे ज्यादा मुफ्त की रेवड़ियां बांटेगी, ताकि वो चुनाव जीत सके और राजनीति में अपना दमदार प्रस्तुति दिखा सके।
हर नेता करते हैं और सी जोसेफ विजय भी कुछ ऐसे फैसले कर रहे हैं जो अन्य प्रदेशों में लागू हैं, लेकिन वो मुफ्त की रेवड़ियां हम नहीं कह सकते क्योंकि अन्य प्रदेशों में व्यवस्था वो पहले से चल रही है। तमिलनाडु में भी उन्होंने ये व्यवस्था की है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर सबसे पहले आपको बता दूं कि मुफ्त बिजली योजना, ये मुफ्त बिजली योजना जो है ये बहुत सारे प्रदेशों में लागू है, लेकिन बहुत सुर्खियों में आया था जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। उन्होंने इस योजना को लागू किया था कि 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी हर घर को, और उसकी बड़ी चर्चा हुई थी। हालांकि बड़ी आलोचना भी हुई थी और उस वक्त अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बहुत सारे सियासी दलों ने मोर्चा खोला था कि यह गलत है, ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर दिल्ली को बदहाली में पहुंचा देंगे, दिल्ली की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त की बिजली, उसके बाद मुफ्त पानी, ये तमाम तरह की योजना शुरू की थी जो बहुत कामयाब रही और उसकी वजह से वो प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लंबे समय तक काबिज रहे। ये एक योजना, मुफ्त बिजली योजना, सी जोसेफ विजय तमिलनाडु में भी लागू कर रहे हैं। उसका भी उन्होंने ऐलान कर दिया है, 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। वो कह रहे हैं गरीब परिवारों को खासतौर पर इसका बड़ा फायदा होगा जो बिजली का बिल नहीं चुका पाते हैं। लेकिन अब मैं आता हूं सामाजिक सुधार कि जिससे आपको सड़कों पर, ग्राउंड पर आपको दिखे कि बदलाव कैसे दिखता है। जैसे मैं एक उदाहरण और देता हूं, एक उनकी योजना या उनकी घोषणा का। हाल के दिनों में सड़क हादसों को लेकर केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो अक्सर कहते हैं कि जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की जरूरत है, जो नियम कानून बने हैं उनको मानने की जरूरत है, क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, खासतौर पर जब से रेड लाइट फ्री जो है वो सड़कें बनने लगी हैं, जहां पर एलिवेटेड रोड बन जा रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, अंडरपास बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। वहां पर अब लोगों को लगता है कि रफ्तार में गाड़ी चलानी है और उसमें दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। हाल के दिनों में दुर्घटनाओं में एक चीज निकल कर आई है कि कुछ नाबालिग बच्चे जो हैं वो गाड़ियां चलाते हैं, और वो ऐसे लोग जिनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, लेकिन वो अपने घर से अपनी मर्जी से या पेरेंट्स की जानकारी में भी गाड़ियां लेकर निकल जाते हैं और बाहर आते हैं और सड़क पर कोई बड़ा हादसा करके चले जाते हैं। अब वो नाबालिग हैं तो जाहिर तौर पर उन पर बड़ी कार्रवाई भी नहीं हो पाती है। तो ऐसे में सी जोसेफ विजय ने कहा है कि वहां तमिलनाडु में अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है और इससे कोई दुर्घटना हो गई या फिर वो पकड़ा गया नाबालिग, तो इसकी सजा उनके माता पिता को मिलेगी और सजा का प्रावधान बहुत सख्त होगा। यानी अब पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनके नाबालिग बच्चे कभी भी किसी भी सूरत में गाड़ी लेकर सड़क पर ना निकले, क्योंकि अगर उनकी वजह से कोई हादसा हो गया या फिर हादसा नहीं भी हुआ, अगर वो पकड़े जाते हैं कि वो नाबालिग हैं, लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी चला रहे हैं, तो माता पिता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और उनकी सजा का प्रावधान भी सुनिश्चित किया गया है। तो अब आप समझिए कि एक सड़क हादसे को लेकर बड़ा फैसला। अब मैं दूसरे फैसले पर आता हूं। दूसरा एक बहुत बड़ा फैसला है सामाजिक बदलाव का, कि अमूमन बहुत सारी प्रदेशों में बहुत सारी सरकारों ने यह ऐलान किया है और यह योजना नियम के तहत हर प्रदेश में होनी भी चाहिए और है भी, कि स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, ये सब जो जगहें हैं यहां पर शराब की दुकानें नजदीक में नहीं होती हैं। इनके कहीं 100 मीटर, कहीं 200 मीटर, कहीं 250, 300, 400 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। यह नियम है, बहुत सारे प्रदेशों में है, लेकिन इसकी पालना बहुत नहीं होती, बहुत सख्ती से इसे लागू नहीं किया जाता है। और यही वजह है कि कई बार क्या होता है कि हमारे जो युवा हैं या फिर स्कूली बच्चे हैं, वही 8वीं 9वीं क्लास में आते हैं और तभी से वो शराब नशे के आदी हो जाते हैं, क्योंकि वो स्कूल के सामने अगल बगल में देखते हैं शराब की दुकान पर भीड़ लगी है, धीरे धीरे वो भी उस तरफ आकर्षित होते हैं और शराब का नशा करते हैं। कॉलेज में भी यह है। कॉलेज की उम्र तो वैसे भी कॉलेज कैंपस जो होता है वो थोड़ा बहकने की उम्र होती है, उस वक्त भी यही होता है कि शराब के नशे के आदी हो जाते हैं। सी जोसेफ विजय ने बहुत सख्ती से कहा है कि स्कूल, कॉलेज, मंदिर और बस अड्डे भी इसलिए क्योंकि बस टर्मिनल पर जो बसेज आती हैं उसमें भी बहुत सारे लोग आते हैं। कई बार बसों से स्कूल कॉलेज के बच्चे जो हैं वो सफर करते हैं, महिलाएं सफर करती हैं, जो कामकाजी लोग हैं वो सफर करते हैं। वहां भी ये नियम लागू कर दिया गया है कि 500 मीटर के, यानी आधा किलोमीटर का जो रेडियस, आधे किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी शराब की दुकान नहीं होगी। और उन्होंने ये सिर्फ घोषणा नहीं की, मैंने क्यों कहा कि नायक फिल्म के हीरो की तरह वो उस पे एक्शन भी ले रहे हैं। तमिलनाडु में कुल 717 शराब की दुकानें चिन्हित कर ली गई हैं। 717 दुकानें ऐसी चिन्हित की गई हैं शराब की, जो स्कूल, कॉलेज, मंदिर या फिर बस स्टैंड के 500 मीटर के दायरे के अंदर हैं।
और उन्हें बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसे कहते हैं एक बड़ा और कड़ा फैसला। यानी यह सिर्फ घोषणा नहीं हुई, 717 दुकानों को चिन्हित कर लिया गया और उनको बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई, आदेश पारित कर दिया गया। यह दूसरा फैसला। तीसरे फैसले की तरफ, जिस मैंने नशे का जिक्र किया कि युवा नशे के आदी होते हैं, नशे के खिलाफ युवाओं को नशे से बचाने के लिए एंटी ड्रग स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। बच्चों को कैसे नशे से दूर रखा जाए, कैसे, और नशा सिर्फ शराब का नहीं है, सूखा नशा इस वक्त देश में एक बड़ी चुनौती है। सूखा नशा यानी ड्रग्स, कोकीन है, अफीम है, ब्राउन शुगर है, ये सब जो है सूखे नशे में आते हैं और ये ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि अगर इसकी लत पकड़ गई तो इसे छोड़ना आसान नहीं होता है और फिर कई बार लोग मानसिक विक्षिप्तता का शिकार हो जाते हैं या फिर उन्हें इलाज की बहुत लंबी जरूरत पड़ जाती है। इसलिए एंटी ड्रग स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है और इसके लिए कहा गया है कि प्रदेश में यह टास्क फोर्स जो है वो सख्ती से इसकी पालना करेगा कि कोई भी बच्चा, कोई भी युवा नशे से कैसे दूर रहे, कैसे ड्रग्स जैसे खतरनाक नशे से दूर रहे, इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। महिला सुरक्षा, अब आप देखिए महिला सुरक्षा कितनी बड़ी चुनौती है। महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने इसके लिए भी स्पेशल टास्क फोर्स महिला सुरक्षा बल की बात कही है और कहा है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसमें क्विक एक्शन लेना है, त्वरित कार्रवाई करनी है और कड़ी कार्रवाई करनी है। यानी एक्शन ऐसा होना चाहिए जो एक नजीर बन जाए और लोगों में खौफ आ जाए कि महिलाओं के खिलाफ अगर हमने किसी अपराध को अंजाम दिया तो उसकी सजा बहुत बड़ी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए जो टास्क फोर्स बनेगा वो सुनिश्चित करेगा कि ये अलग से एक टास्क फोर्स होगा। यानी वो नॉर्मल जो पुलिस होती है, तमिलनाडु पुलिस, वो नहीं, इसमें महिला सुरक्षा बल एक अलग टास्क फोर्स होगा जो एक्शन लेगा, क्विक एक्शन लेगा और स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। यानी ऐसी कड़ी कार्रवाई जो एक मिसाल बन जाए, एक नजीर पेश करे। ड्राइविंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात है शिक्षा प्रणाली में सुधार की। शिक्षा वही, मतलब बेसिक जो कहते हैं ना, रूट जो है, जो जड़ है, उसको अगर मजबूत करना है तो सबसे पहले आपको शिक्षा पर फोकस करना पड़ेगा। उन्होंने तमिलनाडु में जो शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, स्कूली पाठ्यक्रम है, उसको कहा है कि कितना आधुनिक और वैश्विक स्तर का वर्ल्ड क्लास एजुकेशन कैसे हम तमिलनाडु में दे सकते हैं, इस पर काम करने की जरूरत है। और आप सोच सकते हैं कि इसके काम करने के लिए उन्होंने क्या तय किया है। आप सुनेंगे चौंक जाएंगे। अमूमन होता है कि कुछ एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बना दी जाती है कि वो बताए कि कैसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए, कैसे पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाए, कैसे यहाँ स्कूली शिक्षा को और बेहतर किया जाए। नहीं, बात यहां तक नहीं है। जब उन्होंने कहा कि हम वैश्विक स्तर की सुरक्षा व्यवस्था देंगे, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एजुकेशन सिस्टम तमिलनाडु में लागू करेंगे, तो उन्होंने क्या कहा कि इसरो के वैज्ञानिक, अब आप बताइए कि इसरो के साइंटिस्ट जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, जिनका जलवा होता है, जो भारत के पूरे सैटेलाइट का जो मिशन होता है, स्पेस मिशन होता है, उसको जो लोग गाइड करते हैं, उसको जो लोग लीड करते हैं, वो साइंटिस्ट जो हैं वो तमिलनाडु के एजुकेशन सिस्टम के लिए काम करेंगे। उनसे सरकार मदद लेगी, उनसे सरकार सलाह मशवरा करेगी। ये मामूली बात नहीं है। आप अन्य प्रदेशों में भी देख सकते हैं कि ये वही होता है कि 2-4 एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बना दी जाती है और वो चर्चा करके फैसला करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम चाहते हैं कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हो, बच्चे कितने काबिल निकले, उनका दिमाग कितना शार्प हो, इसके लिए, चूंकि साइंटिस्ट को कहते हैं कि उनका दिमाग बहुत तेज होता है, वो दुनिया से, जो दुनिया में आम लोगों की सोच है उससे कई गुना आगे सोचते हैं, बहुत आगे की सोचते हैं, क्योंकि तभी तो वो चांद तक पहुंचने की बात करते हैं, तभी तो स्पेस मिशन की बात करते हैं और उसको कामयाब करते हैं। तो उन साइंटिस्ट की मदद तमिलनाडु सरकार लेने जा रही है स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए। यानी बेसिक एजुकेशन के लिए भी इसरो के साइंटिस्ट गाइड करेंगे तमिलनाडु सरकार को। यह एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला होगा। अगला फैसला, सरकारी बसों का आधुनिकीकरण। अब जाहिर तौर पर सरकारी बसों में हम देखते हैं कि सरकारी बसें जब दिमाग में आती हैं तो धक्का मुक्का उसमें सब कुछ होता है और बड़े धक्के मुक्के के साथ लोग पहुंचते हैं अंदर, एक दूसरे को धक्के मारते हैं, एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं, किसी भी तरीके से बस में दाखिल होना है। वो कह रहे हैं कि राज्य के संपूर्ण सार्वजनिक परिवहन बेड़े को, सरकारी बसों को हम चरणबद्ध तरीके से एसी कर देंगे, एयर कंडीशन कर देंगे। यानी
जो दैनिक दिनचर्या में जो लोग सफर करते हैं, जो जॉब के लिए कहीं जाते हैं, पढ़ने के लिए कहीं जाते हैं, रोज का आना जाना है, वो भी धक्के खाते हुए नहीं जाएंगे, वो भी एसी बस में चढ़ेंगे, ताकि वो जब कॉलेज पहुंचे या दफ्तर पहुंचे तो वो फ्रेश फील करें, वो रिलैक्स रहें, वो थके नहीं, उससे उनका काम प्रभावित ना हो। ये जो फैसले होते हैं ना, ये फैसले जमीन पर परिणाम देते हैं, ये रिजल्ट देते हैं। जब एक सरकार ये तय कर ले कि जो इंसान काम करने जा रहा है, जॉब पर जा रहा है, एक एम्प्लॉय है, और वो रास्ते में ही ट्रैफिक में जूझते हुए जाएगा, धक्के खाते हुए जाएगा, तो फिर ऑफिस जाएगा तो उसकी कार्य क्षमता कमजोर हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसमें काम करने की एनर्जी ही नहीं बचेगी। और इसीलिए सरकार कह रही है कि नहीं, हम एक ऐसा माहौल देंगे कि जब आप दफ्तर पहुंचते हैं या पढ़ने के लिए कॉलेज जा रहे हैं तो आप इतना फ्रेश फील करें कि आपको लगे कि पढ़ाई में मेरा मन लग सकता है, आपको महसूस हो कि मैं काम कर सकता हूं दफ्तर में, 9 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे काम करूंगा और मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह का एक माहौल देने की बात हो रही है। रोजगार और कौशल विकास, जाहिर तौर पर स्कूली शिक्षा के लिए जो सरकार साइंटिस्ट की बात कर रही है, वो रोजगार और कौशल विकास, यानी आप कैसे ट्रेंड करते हैं लोगों को। रोजगार के अवसर अगर देने हैं तो लोगों को ट्रेंड करना होगा। हालांकि ये केंद्र सरकार की भी योजना है, कौशल विकास प्रशिक्षण होता है। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि रोजगार के बेहतर अवसर युवाओं को मिले, इसके लिए हम कौशल विकास कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर विस्तार करेंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को हम ट्रेंड कर सकें ताकि वो रोजगार हासिल कर सकें, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट जॉब हो या स्वरोजगार हो, यानी अपना कोई काम शुरू करना हो तो भी वो उसके लिए ट्रेनिंग हासिल करें, ट्रेंड हो, ताकि उनकी योजना, उनका जो काम है, उनका जो प्रोजेक्ट है वो फेल ना हो। इस पर भी तमिलनाडु सरकार फोकस करने की बात कर रही है। और ये सारे फैसले सी जोसेफ विजय, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि एक नायक की तरह वो काम करते नजर आ रहे हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा है कि 1.5 ट्रिलियन 1.5 ट्रिलियन रुपए जो हैं उसका विजन लेकर वो चल रहे हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था को 1.5 लाख करोड़ डॉलर तक ले जाने की उनकी योजना है। अब 1.5 लाख करोड़ डॉलर तक, आप देखिए कि भारत की सरकार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती है, यानी एक देश की सरकार, और ये प्रदेश की सरकार है, लेकिन कह रहे हैं कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक, 1.5 लाख करोड़ डॉलर तक वो अर्थव्यवस्था तमिलनाडु की ले जाने का काम करेंगे, और उस पर वो काम कर रहे हैं। इसके लिए सरकारी विभागों के साथ वो बैठ के कर रहे हैं। पारदर्शी प्रशासन, यानी करप्शन को लेकर, कैसे हम करप्शन खत्म करें, इसके लिए कितना पारदर्शी हो सब कुछ कामकाज, इस पर उन्होंने फोकस करने की बात कही है। कहा है कि राज्य में भ्रष्टाचार पर रोक लगे, प्रशासन में पारदर्शिता आए, इसके लिए प्रशासनिक सुधारों को लेकर एक पूरा खाका, एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। अब जाहिर तौर पर जो व्यक्ति इतने क्रांतिकारी फैसले कर सकता है, वो अगर इसके लिए कोई रोड मैप तैयार हो रहा है, कोई रूपरेखा तैयार हो रही है, तो समझिए कि वो कैसी सख्ती उसमें होगी कि कैसे करप्शन को खत्म करना है, जड़ से मिटा देना है करप्शन को। इसके लिए तो जाहिर तौर पर कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही पता चल जाते हैं, या फिर उसको इंग्लिश में कहते हैं कि मॉर्निंग शोज द डे, कि जो सुबह होती है उससे ही पता चल जाता है कि आज का दिन कैसा रहेगा। जो बच्चे होते हैं ना, वो पालने में जब झूलते हैं उसी वक्त पता चल जाता है कि वो कितने एक्टिव हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वही कर रहे हैं। नए नए मुख्यमंत्री बनने के बाद वो जिस तरह से फैसले कर रहे हैं ना, ये पता चल रहा है, और उनके कुछ फैसलों को देखकर लग रहा है कि अगर वो इस करप्शन को भी मिटाने का काम करेंगे तो शायद वो कुछ क्रांतिकारी करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि पहले मैं इसका एक रोड मैप तैयार कर लूं, तब इसे लागू करने की बात करूंगा। पहले हवाई बातें नहीं होंगी, पहले हम उसको तैयार करेंगे कि किस तरह से करप्शन खत्म करना है। ये जो सारे नियम हैं, सभी सरकारी विभागों की समीक्षा, उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री के तौर पर यह कोशिश करूंगा कि हर विभाग की समीक्षा समय समय पर लगातार मैं करता रहूं, ताकि मुझे पता चले कि जितने काम, जितने फैसले मैंने किए हैं वो इंप्लीमेंट किए गए हैं कि नहीं, वो धरातल पर उतरे हैं या नहीं। अगर एक सीएम ठान लेता है तो वो सरकार का मुखिया होता है। सीएम अगर ठान ले कि हमें ये काम करके दिखाना है, तो वो सिर्फ घोषणा नहीं करता है, फिर वो मॉनिटरिंग शुरू करता है। और जब वो मॉनिटर करने लगता है तो सारे मंत्री खुद ब खुद डरने लगते हैं, सारे अधिकारी खुद ब खुद डरने लगते हैं। उन्हें पता होता है कि भाई सीएम की नजर है, मुख्यमंत्री की नजर है, अगर मैंने काम में ढिलाई बरती
तो या तो मेरी नौकरी गई या सस्पेंशन हुआ। मंत्रियों को भी लगा कि अगर हमने विभागीय कामकाज में ढिलाई बरती तो मेरी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो जाएगी। सी जोसेफ विजय ने कहा है कि हम हर विभाग की समीक्षा लगातार करते रहेंगे, लगातार मॉनिटर करेंगे कि मेरे फैसले धरातल पर उतर रहे हैं या नहीं। सरकारी अस्पतालों में सुधार, यह भी एक बेसिक नीड है। हर आदमी की जरूरत होती है कि उसे बेहतर इलाज मिले। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, लाखों रुपए खर्च करे। इसलिए उन्होंने कहा है कि सरकारी अस्पतालों को बेहतर करेंगे, औचक निरीक्षण करते रहेंगे, साफ सफाई, दवाइयों की उपलब्धता, डॉक्टर्स की मौजूदगी और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं पर पूरा ध्यान दिया जाएगा और ये खुद सीएम करेंगे, यानी किसी और के भरोसे वो नहीं छोड़ रहे हैं। विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक सुधार, यूनिवर्सिटीज यानी हायर एजुकेशन, बेसिक शिक्षा के लिए वो साइंटिस्ट के साथ बातचीत करने की बात कर रहे हैं। तो हायर एजुकेशन के लिए जाहिर तौर पर उनका एक बड़ा प्लान है और वो चाहते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां वो कैंपस जो है इतना दमदार, इतना सशक्त हो जाए कि वहां से जब बच्चे पढ़कर निकलें तो वो अपने आप को समाज में स्थापित करने के लिए तैयार रहें। फिर उन्हें धक्के खाने की जरूरत ना पड़े, फिर उन्हें रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। वो इतने काबिल निकले यूनिवर्सिटी कैंपस से कि उन्हें लगे कि नहीं, अब मैं दुनिया को फतेह कर सकता हूं, अब मैं अपने आप को स्थापित कर सकता हूं, अब मुझे भटकना नहीं है। तो तमिलनाडु सरकार ने ये सारी चीजें की हैं। एक बात और शिक्षा को लेकर उन्होंने की है, ये आखिर बात आपको बता दूं। उन्होंने कहा है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, कॉलेज कैंपस में किसी भी तरह का कोई भी पॉलिटिकल इवेंट नहीं होगा। पूरे तमिलनाडु में यह नजर सरकार की रहेगी कि किसी भी राजनीतिक दल को किसी स्कूल, कॉलेज, कैंपस में कोई भी कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं होगी। हां, अगर सरकारी कोई ऐसा कार्यक्रम है जिसमें जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं और वो उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन किसी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। यह सरकार सख्ती से लागू करेगी ताकि कोई भी शिक्षा का मंदिर राजनीतिक अड्डा, सियासी अड्डा ना बने। ये सारे फैसले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने लिए हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि वाकई एक नायक की भूमिका वो निभा रहे हैं या नहीं। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ये फैसले धरातल पर उतर जाते हैं, सही से लागू हो जाते हैं, तो पूरी तस्वीर प्रदेश की बदल सकती है। मुफ्त की रेवड़ियां तो सब बांटते हैं, ग्राउंड पर अगर ये काम किया जाए तो तमिलनाडु एक अलग प्रदेश बन सकता है, बहुत डिफरेंट बन सकता है। और मुख्यमंत्री इस बात का दावा कर रहे हैं कि मैं ये करके दिखाऊंगा। उम्मीद करते हैं कि यह दावा धरातल पर उतरेगा और उम्मीद करते हैं कि अन्य प्रदेश भी इसी तरह की व्यवस्था लागू करेंगे कि ग्राउंड पर सिस्टम में परिवर्तन दिखे, समाज में परिवर्तन दिखे और बेहतरी की तरफ प्रदेश जाए। ऐसी हर प्रदेश से उम्मीद होनी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही कोई जानकारी नई निकल कर आएगी, कोई खबर आएगी, हम आपके पास वीडियो लेकर पहुंचेंगे, बनाएंगे। फिलहाल मैं आपसे कहूंगा कि जो हमारा जी बिहार झारखंड का डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको ये जानकारियां कैसी लगती हैं। नमस्कार।